नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। आज हम मौजूद हैं हरेरा गुरुग्राम में और बात करेंगे प्रमोटर्स की ड्यूटीज और राइट्स के बारे में। कैसे रेरा एक स्पेशल रिपोर्ट कंडक्ट कर रहा है जिससे बायर्स को काफी रियायतें मिलेंगी। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड HCS ऑफिसर रेरा के सेक्रेटरी प्रताप सिंह जी। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू दामिनी जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि QPR रिपोर्ट, क्वार्टरली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है, और अगर कोई बिल्डर ये रिपोर्ट जमा नहीं कराता रेरा में तो कैसे रेरा उसके ऊपर कार्रवाई करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दामिनी जी आपने। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जी, जो प्रमोटर की सेक्शन 11 के तहत ड्यूटीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है। ये हर 3 महीने बाद उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है और वो अथॉरिटी के अंदर एग्जामिन होती है। उसमें उसको बताना होता है कि मेरा प्रोजेक्ट अब किस स्टेज पे है और उसको अपनी वेबसाइट पे ये अपलोड भी करना होता है ताकि कोई भी उनका अलॉटी उसको देख सके। ये उसके लिए मैंडेटरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रमोटर बिल्डर यदि 8 फ्लोर से ज़्यादा बनाता है तो उसको रेरा रजिस्ट्रेशन उसके लिए अनिवार्य है। यदि कोई बगैर उसके रेरा रजिस्ट्रेशन के नहीं एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, न कोई सेल बुक कर सकता है, न किसी प्रकार का एडवांस ले सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है रेरा एक्ट के तहत। क्या कितना सख्त ये कार्यवाही की जाएगी अगर कोई बिल्डर अपना रिपोर्ट नहीं जमा कराते, और इससे लोगों को क्या फायदे मिल सकते हैं बिल्डर की रिपोर्ट जमा कराने से? लोगों को ये फायदा है, कोई भी ये बिल्डर के लिए ये भी मैंडेटरी है कि वो इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। कोई भी आदमी वेबसाइट पर देख सकता है कि जो मैंने घर बुक किया है वो कब तक मुझे मिल सकता है। सपोज टू उसने 3 साल का लाइसेंस या रेरा के रजिस्ट्रेशन में उसको टाइम है। यदि आप 1.5 साल बाद देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि अब उसकी 6 QPR पेंडिंग हो चुकी है। तो 6 QPR में कहाँ तक उसका प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, तो ये लोगों को वेबसाइट पर देख के अंदाज़ा लग जाता है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। तो ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। की बात है ये लोगों के लिए कि घर बैठे हुए अपने प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, रेरा में अकाउंट्स खुलते हैं, एस्क्रो अकाउंट, फ्री अकाउंट, दोनों में क्या फर्क है? किस सेक्शन के तहत ये अकाउंट बनाए जाते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ही बिल्डर कोई अपना प्रोजेक्ट फ्लोट करता है तो उसके लिए जब वो अपनी सेल के लिए ऐड देता है, सेल स्टार्ट करता है, जो ही पैसा आता है वो पैसा 100 का 100% आपको रेरा अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। एक रेरा के लिए 3 अकाउंटेंट उसके लिए अकाउंट मैंडेटरी हैं। पहले मेजर अकाउंट होगा, मेजर अकाउंट में से ऑटोमेटिक 70% पैसा रेरा अकाउंट में चला जाएगा। बैलेंस 30% है जिसको फ्री अकाउंट बोलते हैं, उसमें चला जाएगा। बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि 70% जो अकाउंट है जिसको आप रेरा या एक्स्ट्रा अकाउंट बोलते हो उसमें से जो वो पैसा निकालेगा, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट, एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर, ये जो बिल्डर या प्रमोटर के होंगे वो बैंक में एक सर्टिफिकेट देंगे कि इस आदमी ने 100 करोड़ रुपए सपोज टू आ गया है कि इसमें से 50 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए वो निकाल रहा है, तो 10 करोड़ रुपए का काम हो चुका है तो वही 10 करोड़ रुपए विड्रा कर सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं। जो जिसको फ्री अकाउंट आप कहते हो, जिसमें 30% पैसा गया है, उसमें वो सैलरी दे सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस दे सकता है, बट उस प्रोजेक्ट के संबंधित ही पैसा दे सकता है, वो उसके अलावा और किसी अपने काम में नहीं ले सकता, ताकि जो परचेजर है उसका पैसा सेफ रहे। ये रेरा की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करे। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उस समय बायर्स को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेवारी बनती है? इसमें 2 बात हैं दामिनी जी। पहले कोई भी प्रमोटर या बिल्डर लाइसेंस लेके आता है, लाइसेंस के बाद वो रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। जब उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सपोज टू उसको 2025 का टाइम मिला है, अक्टूबर 2025 का, यदि उसका अक्टूबर 2025 में लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया और रेरा रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो गया, उसके बाद जब लोग वेबसाइट पे देखेंगे कि इसका रेरा भी एक्सपायर हो गया है और उसका लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया, तो लोगों को पेमेंट स्टॉप कर देना चाहिए। और बैंक की भी ये ड्यूटी है कि उसके बाद प्रमोटर या बिल्डर को उस बैंक अकाउंट में से किसी प्रकार का विड्रॉल ना करना दे, ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे और जो पैसा बैंक में सेफ है वो उसी जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करे उसी पर लगे। सर, सेक्शन 412 के अंदर क्या कंप्लायंसेस हैं जो प्रमोटर्स को अभी तक पता नहीं है, जिनके बारे में पता होना चाहिए उन्हें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
रेरा एक्ट के तहत 4(2)LD एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 का L सब सेक्शन D, इसके तहत ये चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है, जो अकाउंट खोलना होता है बिल्डर को, उसके बारे में, इसके बारे में काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शन है। जब बिल्डर अकाउंट्स खोलता है बैंक में, तो उसको जैसे आपको पहले बताया गया है, एक मेजर अकाउंट है, सपोज टू 50 करोड़ रुपया है, उसको 50 करोड़ रुपया जाएगा मेजर अकाउंट में, उसका 70% उसका 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा और 30% फ्री अकाउंट में चला जाएगा। पर ये पैसा वो जब भी विड्रा कर सकता है सेक्शन 4(2)LD के अकॉर्डिंग, एक इंजीनियर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और क्वालिफाइड CA इन प्रैक्टिस, वो तीनों एक सर्टिफिकेट देंगे बैंक मैनेजर को कि इस बिल्डर ने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो उसको इतना पैसा निकालने की परमिशन दे दी जाए। यदि वो उसकी वायलेशन करता है तो बैंक भी जिम्मेदार है, बिल्डर भी जिम्मेदार है। यदि वो पैसा निकाल लेता है बगैर इसके, तो उसके लिए उस पर पेनल एक्शन होता है। एक्सपायर्ड लाइसेंस हो गया, RC हो गया, इसके ऊपर रेरा क्या काम कर रहा है, उसके एक्सटेंशन के ऊपर? इसमें दामिनी जी ऐसा है, यदि सपोज टू किसी प्रमोटर का लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया और उसका RC भी एक्सपायर हो गया, फिर यदि वो चाहे तो सेक्शन 7 है रेरा का, सब सेक्शन 3 के तहत एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें अथॉरिटी उस पर विचार कर सकती है, विचार करती है यदि वो ठीक समझे कि इस प्रमोटर का रेपुटेशन ठीक है, इसकी नीयत ठीक है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसको कुछ कंडीशन के साथ एक्सटेंशन दे दिया जाता है। ये तो होगी बात एक्सटेंशन की। दूसरा है सेक्शन 8, यदि वो आता ही नहीं है, स्ट्रेस प्रोजेक्ट हो गया आपका, पर बिल्डर रेरा को भी अप्रोच नहीं कर रहा है, लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करा रहा है, तो उस पोजीशन में क्या किया जाए, उस कंडीशन में क्या किया जाए? पैसा तो लगा हुआ है परचेजर का, अलॉटी का, पब्लिक का पैसा है, तो उस पर भी अथॉरिटी विचार कर सकता है। वो गवर्नमेंट को लिख सकता है कि इस प्रोजेक्ट की ये पोजीशन है, तो क्या ये किसी और को टेक ओवर कर दिया जाए। बट इसमें एक कंडीशन है, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ द अलॉटी जो है उसको ऑफर दिया जाता है, उसका रिफ्यूजल जरूरी है। यदि वो रिफ्यूज़ करते तो फिर किसी और संस्था को, इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है, जस्ट लाइक NBCC या किसी को भी। रेरा का मकसद है कि आपको घर मिलना चाहिए और प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इस पर रेरा काफ़ी स्ट्रेस करता है और इस पर रेरा कोशिश बहुत करता है। हमने अभी काफ़ी ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने, अथॉरिटी ने सेक्शन 7(3) के तहत कुछ एक्सटेंशन अभी दी हैं, तो उसमें हमारा मकसद यही है कि प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए, प्रमोटर का भी ठीक हो जाए और सभी जो होम बायर हैं उनको अपना एक घर मिल जाए, कि अपना उनका सपनों का घर मिल जाए, जो कि प्रधानमंत्री जी की भी आवास योजना के तहत उनका भी यही उद्देश्य है कि हर आदमी को हिंदुस्तान में अपना घर हो। तो ये सब जानकारी एक बायर कहाँ से ले सकता है? इस तरह की, अगर किसी प्रोजेक्ट का RC है, एक्सपायर हो गया, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अगर इसके बावजूद भी कभी कभी प्रमोटर सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, तो ये सभी जानकारी जो बेसिक जानकारी है, ये कहाँ ले सकते हैं? इसमें दामिनी जी ऐसा है, रेरा की अपनी वेबसाइट है, उस पर सब कुछ अपलोड है, वो देख सकता है। और प्रमोटर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना वेब पेज क्रिएट करेगा, अपनी वेबसाइट पर सारी चीज़ अपलोड करेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, 4(2)LD, जितनी भी गवर्नमेंट की क्लियरेंस है वो भी अपलोड करेगा, लाइसेंस अपलोड करेगा, रेरा का रजिस्ट्रेशन अपलोड करेगा, ताकि हर व्यक्ति का अधिकार है, हर अलॉटी का अधिकार है कि वो देख सके कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या क्लियरेंस है, क्या क्या बनना है, क्लब बनना है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी वो दे रहा है। एक और इसमें आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब कोई भी प्रमोटर या बिल्डर अपना एडवर्टाइजमेंट देता है, उसमें जितने सपने वो दिखाता है वो उसको कंप्लीट करने ही करने होंगे जो वेबसाइट पे है। यदि नहीं करेगा तो उस पर कोई भी आदमी शिकायत भी कर सकता है और अथॉरिटी सू मोटो भी उस पर कोग्निजेंस लेके एक्शन ले सकती है। तो इससे बायर को क्या फायदा मिल सकता है अगर उसके साथ में धोखा हुआ, सपनों का आशियाना दिखाया, बहुत वायदे किए, वो पूरे नहीं किए, तो रेरा से क्या मिल सकता है बायर को? इसमें दामिनी जी ऐसा है, सपोज टू किसी प्रमोटर बिल्डर ने आपको 2021 में पोजीशन देने का कमिटमेंट किया था, बट उसने 2021 में आपको पोजीशन नहीं दिया है, तो रेरा उस साइट को चेक कराता है, उसकी फिजिकल पोजीशन देखता है। यदि आप सपोज टू आप अपना घर है और आपको 2021 में पोजीशन मिलना चाहिए था, बट आपको नहीं मिला और आपने 90% पैसा जमा करा दिया है, तो आप रेरा में कंप्लेंट दे सकते हैं। तो जब आप रेरा में कंप्लेंट देंगे, सपोज टू आपको 1 साल डिले पोजीशन मिल रहा है, तो आपको 1 साल का रेरा एक्ट के अनुसार आई थिंक 9.7 कुछ % इंटरेस्ट है वो मिलेगा। यदि आपने अपनी
प्रोजेक्ट अपने ठीक उस पर चल रहा है और आप अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो, तो ये बिल्डर के लिए भी रेरा में फैसिलिटी है, उसको भी उसी रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अलॉटी को भी, परचेजर को भी। यदि जैसे आपने कहा कि वो कंप्लीट नहीं करता है, जब तक वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेगा, उसको पोजीशन नहीं देगा, जिस दिन उसने ऑफर डेट दिया था, पोजीशन का कमिटमेंट किया था, और जिस दिन पोजीशन देगा आपको, एक्चुअल पोजीशन देगा फिजिकल, उस दिन तक आपको इंटरेस्ट बिल्डर को आपको देना ही देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है अलॉटी के लिए। ये डिले पोजीशन के बारे में डिले आपने पोजीशन। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सर यहाँ पे वायदों की। बहुत सारे वायदे ब्रोशर में दिखा देता है लेकिन वो पूरे नहीं होते, तो उसके लिए क्या रियायतें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यदि उसने बहुत से वायदे किए हैं क्लब का और भी जो भी है, उसको कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। जब तक वो उसका ऑक्यूपेशन या सीसी नहीं लेगा, जब तक उसको हम पूर्ण उसको नहीं मांगे, प्रोजेक्ट को नहीं माना जाएगा, और उस पर जो भी पेनल एक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें बहुत पेनल्टियाँ हैं, 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 10% पेनल्टी ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत हैवी पेनल्टी है यदि वो कंप्लीट नहीं करता है तो। सर काफी बायर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग परचेज करते समय पेमेंट कैसे की जाए, ये बहुत असमंजस रहता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आजकल अफोर्डेबल का बहुत अच्छा वो चल रहा है दामिनी जी, और ये बहुत अच्छी स्कीम भी है। ये इसी बात पे है जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि हर आदमी को अपना घर होना चाहिए। जो आशियाना आवास योजना स्कीम आई है, उसके तहत एक नया गवर्नमेंट का भी अफोर्डेबल स्कीम है। अफोर्डेबल स्कीम कोई भी प्रमोटर 5 एकड़ या इससे अधिक ज़मीन पर ला सकता है। उसके रेट कंट्रोल हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आई थिंक 4200 रुपये पर स्क्वायर फिट है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो। और उसका जो कंप्लीट करने का टेन्योर वो भी 3 साल है। 3 साल में आपको घर कंप्लीट करके देना ही देना होगा। और किस्तें भी बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट है, वो मैं आपको देख के बता सकता हूँ। एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन देते हो तो उसके साथ आपको टोटल कॉस्ट का 5% देना होता है सिर्फ। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्लोट, जब आपको अलॉटमेंट लेटर देगा वो, तो 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्राइस का देना होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर स्लैब, जितने फ्लोर बन रहे हैं उसका फर्स्ट फ्लोर का जब स्लैब डल जाएगा तो आपको 12.5% उस टाइम देना होगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फिफ्थ फ्लोर, जब फिफ्थ बन जाएगा फिर आपको 12.5% देना होगा। इसी के अकॉर्डिंग जब 10th फ्लोर का आपका रूफ लेड हो जाएगा उस टाइम आपको 12.5% टोटल कॉस्ट का फिर देना होगा। फिर जब ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जब सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा 6th इंस्टॉलमेंट 12.5% की आपको उस टाइम देनी होगी। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द MEP, इलेक्ट्रिक वगैरह जो और बाकी चीज़ें हैं आपकी, वो जब कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम 10% देना है। जब फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम आपको फिर 10% देना है। जब आपको पोजीशन देना होगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट 5% जब देना है। इसके अलावा यदि वो आपसे बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट मांगता है तो आप नहीं दें, तो आप पर ना ही कोई डिले पेमेंट लगेगा, ना ही इसके अकॉर्डिंग ही वो देगा। यदि आप इसके अकॉर्डिंग फिर भी नहीं देंगे तो आप पर भी वही पेनल्टी लग जाएगी 9.7 जो कुछ रेरा एक्ट में इंटरेस्ट का रेट। काफी जानकारी आपने दी है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पेमेंट्स उसको करनी है। अभी QPR के ऊपर मैं बात करूंगी। QPR जो रिपोर्ट कंडक्ट कर रहा है रेरा, तो इसकी निगरानी कैसे कर रहा है? क्या वो झूठी रिपोर्ट तो नहीं है, या जो नहीं दे रहे उनके ऊपर कैसे कार्रवाई कर रहा है रेरा? जी जी, इसमें हमने अभी पीछे हमारे आई थिंक 500 समथिंग जितने प्रोजेक्ट थे सबको हमने नोटिस दिया है, और उसमें 70% के करीब सब ने QPR हमारे यहाँ सबमिट कर दिए। काफ़ी कुछ बिल्डर अच्छे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल टाइम पे QPR दिया है, बट मैं आपको अभी नाम नहीं बता सकता। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने आज तक एक भी QPR सबमिट नहीं किया है, पर इसमें चेयरमैन साहब बड़े सीरियस हैं। उन्होंने कल भी एक मीटिंग ली है, 3-4 मीटिंगें उन्होंने की हैं, और उनका एग्जामिन स्टार्ट हो चुका है QPR का। यदि जिन्होंने अभी तक भी QPR सबमिट नहीं किया है उनके खिलाफ नेक्स्ट वीक से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उन पे फिर जो पेनल एक्शन है, वो जो पेनल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। हमारा मकसद ये है किसी पे पेनल्टी या जुर्माना लगाना नहीं है रेरा का। हमारा ये है कि QPR यदि वो दे देता है, एक तो रेरा को भी पता लग जाता है कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है। फिर जो खास करके अलॉटी परचेजर है वो वेबसाइट पर जाके देख सकता है कि इसकी प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की क्या है। तो अभी QPR के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है, वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है, और 100 एग्जामिन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, रेरा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहा है, आप कैसे उसको ऑपरेट कर रहे हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन रेरा का मैं आपको हायरार्की बता देता हूँ। आज की डेट में अभी तो 2 मेंबर और बढ़ जाएंगे,
चेयरमैन साहब ओवरऑल इंचार्ज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बाद सेक्रेटरी है, अथॉरिटी में उनके साथ 2 मेंबर एसोसिएट करके हैं। पूरी अथॉरिटी जब तीनों मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन होते हैं तो पूरा कोरम होता है। पर एक्ट में प्रोविजन है कि कोरम यदि 3 में से 2 भी हैं तो भी कोरम हो जाता है। जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, सेक्रेटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सुपरडेंट है, अकाउंट ऑफिसर है और बाकी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वो है, 2 डे टू डे के काम करते हैं। दामिनी जी, हमारे पास 20 के करीब एडवोकेट कह दें आप, लॉ ग्रेजुएट जो हमारा स्टाफ है, LLM है, LLB है, जो हमारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो देखता है। इधर जो प्लानिंग का, हमारे एक प्लानिंग ब्रांच है, 3 ब्रांच है हमारी, रजिस्ट्री है, प्लानिंग ब्रांच है, लीगल ब्रांच है। लीगल ब्रांच सारे जीत कोर्ट की प्रोसीडिंग है, सपोज टू आपने कंप्लेंट दिया है रजिस्ट्री में, वो लीगल ब्रांच में जाएगी, उसका ब्रीफ तैयार होगा, फिर उस पर जो डेट रजिस्ट्री डेट लगाती है उस डेट पर वो फाइल कोर्ट में जाएगी। आपका एडवोकेट होगा, वो अपनी बात रखेगा और अथॉरिटी उसको सुनेगी, फिर अथॉरिटी उस पर अपना डिसीजन देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ प्रताप जी शो में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया किस तरह से रेरा काम कर रहा है, किस तरह से होम बायर्स के लिए रियायतें मिल रही है और काफी असमंजस को दूर करते हुए भी जिन्हें पेमेंट करते समय डाउट रहता है बायर्स को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो। देखते रहिए हमारा शो आपकी प्रॉपर्टी। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।